देखो भाई, डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट रहा। इधर सुनो भाई, डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल होता है कितना? सही है। ये एनोड, ये कैथोड, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर? और सही है। ये डैनियल सेल, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ और करंट कैथोड से। इलेक्ट्रॉन और करंट के बहने की दिशा विपरीत होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सेल का पोटेंशियल कितना है? 1.1। मैं ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, धारा का प्रवाह बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह बंद हो जाए। तो मैं पता क्या करूंगा, इस पर बाहर से एक ऐसा सेल जोड़ दूं जिसका पोटेंशियल इसके बराबर हो। सही है ना भाई? तो बाहर से मैंने लगा दिया कितना? 1.1 वोल्ट लगा दिया। बताओ, बराबर लगा दिया ना? बराबर वोल्टेज लगा दिया मैंने। तो ये सेल काम करना बंद कर देगा भाई। और जब ये सेल काम करना बंद कर दे, उस समय आप पता है क्या करो, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं भाई मैं? दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर ज्ञात कर लो। वो अंतर कहलाएगा भाई ईएमएफ। क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। विद्युत वाहक बल कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा, ठीक है। तो सेल विभव ज्ञात करने के लिए शर्त क्या है? पहले सेल को काम करना बंद करो भाई। जब सेल काम करना बंद कर देगा ना, उसके बाद आप क्या करो बताओ? दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निकाल लें, ठीक है ना भाई, या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। जब काम करना बंद कर देगा तब। इसके लिए अपन दो काम में लेते हैं। एक काम में लिया जाता है वोल्टमीटर, और दूसरा काम में लिया जाता है विभवमापी। वोल्टमीटर और वोल्टमीटर आप यहां काम में नहीं ले सकते क्योंकि करंट बह ही नहीं रहा। वोल्टमीटर तो जब काम में लेंगे जब करंट फ्लो होता है, तो आप यहां वोल्टमीटर काम में नहीं ले सकते भाई, क्योंकि वोल्टमीटर क्या मापता है भाई? विभवांतर मापता है। और विभवांतर का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब सेल में करंट बह रहा हो। इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, देखो अपन ने शायद एक बार पहले पढ़ लिया, आपको ध्यान हो तो। इलेक्ट्रोड विभव में अंतर कब? जब करंट फ्लो हो और जब करंट नहीं बह रहा हो। तो जब करंट बह रहा हो तब तो आप उसे क्या बोलेंगे? विभवांतर। और जब करंट नहीं बह रहा हो तब आप उसे बोलेंगे क्या? ईएमएफ। तो ध्यान रखना, ईएफ में और विभवांतर में अंतर होता है। हालांकि दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोड विभव में अंतर है। दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होता है, लेकिन जब करंट फ्लो हो तब तो आप इसे क्या बोलोगे? और जब करंट फ्लो नहीं हो तब? मैं क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं अब? विभवांतर का अपना यहां कोई मैटर नहीं है, अपना है क्या? ईएमएफ ज्ञात करोगे। तो ईएमएफ अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले आपको करंट का फ्लो स्टॉप करना पड़ेगा भाई। और करंट का फ्लो स्टॉप करने का तरीका ये रहा। सेल के विभव के बराबर विभव बाहर से विपरीत दिशा में लगा दिया जाए तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर निकाल लेना। क्या जाएगा वो? सेल विभव हो जाएगा भाई। क्या जाएगा वो? और इस सिद्धांत को कहा जाता है पोगेंडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। पोगेंडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। तो ध्यान रखना,
अपन सेल विभव का मापन करेंगे तो सेल विभव के मापन में कौन सा सिद्धांत काम आता है? और पॉइंट-डॉर्फ संपर्क सिद्धांत कुछ भी नहीं है। पहले सेल को काम कराना बंद कर दो, बाहर से बराबर पोटेंशियल लगा तो सेल काम करना बंद कर देगा, और फिर उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों का विभव निकाल लेना। क्या काम में लेकर? वोल्टमीटर विभव मापी, वोल्टमीटर काम में नहीं आएगा, ध्यान रखना। विभव मापी काम में लेकर के अपन इलेक्ट्रोड विभव में अंतर निकाल लेंगे भाई। ठीक है, ये काम करना है। अब इसके लिए मान लो फर्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप विद्युत रासायनिक सेल काम में लेते हैं तो तीन परेशानी आती हैं, तीन समस्याएं आती हैं। क्या काम में लेने पर भाई? विद्युत रासायनिक सेल काम में लेने पर तीन समस्याएं आती हैं। पहली समस्या ये आती है कि ये स्थिर वोल्टेज नहीं देते। पहली समस्या तो क्या भाई? स्थिर वोल्टेज नहीं देते। स्थिर वोल्टेज को मैं ऐसे कह देता हूं कई बार, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देते। स्थिर वोल्टेज बोल दो या पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल बोल दो या रिप्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो स्थिर वोल्टेज नहीं देते हैं, ये फिक्स नहीं होता ना। जैसे मान लो कितना होता है? 1.1 होता ना। 1.1 कब आएगा? जब सांद्रताएं 1 m हो। लेकिन जब सेल काम करेगा तो धीरे 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 उसकी सांद्रताएं चेंज हो जाएंगी भाई। बैटरी काम करती है, धीरे धीरे सांद्रताएं चेंज हो जाती हैं, और बाद में आपको ध्यान से पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है बैटरियों में। ठीक है, तो ये सेल जब काम करेगा धीरे 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 तो उसके जो एनोड और कैथोड हैं उनकी सांद्रताएं चेंज हो जाती हैं, और जब सांद्रताएं चेंज हो जाएंगी तो सेल वो भी चेंज हो जाएगा। सांद्रता चेंज हो जाएगी तो किसने कहा? नरंस्ट ने। नरंस्ट की जो नरंस्ट इक्वेशन है वो नरंस्ट इक्वेशन दी क्यों गई थी? सांद्रताओं का ई सेल के साथ संबंध बताने के लिए, सांद्रताओं का ई सेल के साथ संबंध बताने के लिए। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग एनोड की सांद्रता अपॉन इस एनोड की सांद्रता का ई सेल के साथ कौन सा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती माइनस है, ध्यान दे। ठीक है, और कैथोड की सांद्रता का इस ई सेल के साथ, तो सांद्रता का संबंध हो गया कि नहीं? किसके साथ? किसके साथ? अब बताओ, सांद्रताएं चेंज होंगी तो ई सेल, और जब सेल लगातार काम करेगा तो कन्फर्म है उसकी सांद्रताएं चेंज होंगी, और सांद्रताएं चेंज होगी तो बोलो विद्युत वाहक बल या सेल पोटेंशियल भी चेंज होगा। इसलिए वो स्थिर वोल्टेज लगातार दे ही नहीं सकता। आगे बात समझ। सेकंड बात, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। जिंक और कॉपर को जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जिंक ही त्यागेगा भाई हमेशा। ऐसा नहीं होगा अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या अभिक्रिया एक ही तरफ चलेगी? अर्थात क्या होते हैं ये? और तीसरा होता है कि इनका ताप गुणांक उच्च होता है। ताप गुणांक अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। तो ये तीन समस्याएं आती हैं जब आप क्या काम में लेते हैं भाई? विद्युत रासायनिक सेल। ये समस्याएं मानक वेस्टर्न सेल काम में लेने पर नहीं आती हैं भाई। यानी मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि आप विद्युत रासायनिक सेल काम में मत लें, और क्या काम में लें भाई? मानक वेस्टर्न सेल काम में लें, क्योंकि मानक वेस्टर्न सेल जब आप काम में लेंगे तो ये तीनों समस्याएं नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत रासायनिक सेल की तो ये समस्या हो गई, और मानक वेस्टर्न सेल की ये लक्षण हो गए।
तो मानक वेस्टर्न सेल का पहला लक्षण क्या होगा? स्थिर वोल्टेज देगा, उत्क्रमणीय होगा और इसका ताप गुणांक निम्न होगा। किसका भाई? मानक वेस्टर्न सेल का। अब हम बात करेंगे साहब ये मानक वेस्टर्न सेल होता क्या है। ठीक है भाई, तो मानक वेस्टर्न सेल एक एच आकार की ट्यूब होती है, इस प्रकार की भाई। कैसी ट्यूब होती है बताओ? एच शेप की एक ट्यूब है। कौन? मानक वेस्टर्न सेल। क्या है बताओ? मानक वेस्टर्न सेल एक एच शेप की ट्यूब है। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट और एक राइट। आपको ये बताना है लेफ्ट साइड में क्या भरा हुआ है, राइट साइड में क्या भरा हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, आप ये बताएं सीडी और मरकरी में से ईसीएस में ऊपर कौन है? ये मरकरी तो हाइड्रोजन से भी नीचे है भाई, ऊपर कौन है बताओ? तो सीडी क्या होगा? ये क्या होगा? सही है ना? एनोड। तो आपको सीडी का एनोड बनाना है, इसका कैथोड बनाना है। और आपको ये भी पता है एसी पहले किसको लिखा जाता है? पहले एनोड का लिखा जाता है, फिर कैथोड का लिखा जाता है। तो सीडी क्या होगी बताओ? सही है ना? सीडी एनोड होगी। और एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मींस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? सीडी या मरकरी? सीडी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना। एनोड होगा कैथोड सीडी। ये देखो भाई, एनोड ऑक्सीडेशन होगा। एनोड किसका बना हुआ है? सीडी +2 इलेक्ट्रॉन। बस अभी केवल इसी की रिएक्शन। एनोड हो गया। एसी पहले एनोड लिखा जाएगा, फिर कैथोड लिखा जाएगा। एसी पहले एनोड हो गया, एनोड कैथोड। एनोड में क्या भरा है, या लेफ्ट साइड की नली में क्या भरा है? एनोड किसका बना है? तो सबसे नीचे सीडी, उसके ऊपर CdSO4 डॉट 8/3H2। क्या भरा है ये क्रम से याद रखो। सबसे नीचे सीडी अमलगम, सबसे नीचे उससे ऊपर CdSO4 डॉट 8/3H2, उससे ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलयन, CdSO4 का संतृप्त विलयन। ठीक है भाई, CdSO4 का किसका वर्णन हो गया? ये लेफ्ट साइड नली का। देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपको लेफ्ट में क्या, राइट में क्या, नली में भरे हुए हैं तो याद रखने पड़ेंगे भाई। क्या क्या भरा हुआ था वो वर्णन करना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं। कमरे का वर्णन करा हो, उस साइड एक दो ड्रम रखे हैं नीले से, एक इधर कुर्सी रखी हुई थी, ऊपर एक पंखा, इधर हालने वाला, इधर घूमने वाला स्टेबल पंखा। वर्णन इसमें समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं। कौन सी चीज कहां रखी है उसका वर्णन करना है। राइट साइड वाली नली में सबसे नीचे मरकरी, उससे ऊपर Hg प्लस Hg2SO4 का पेस्ट, उससे ऊपर CdSO4 डॉट 8/3H2, उससे ऊपर या फिर वापस सबसे ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलयन, उससे नीचे ये दोनों में कॉमन है। बस नीचे के तो दो याद रखने पड़े, इधर सीडी अमलगम और उधर मरकरी और HgH2SO4। वर्णन हो गया भाई। किसका वर्णन हो गया बताओ? मानक वेस्टर्न सेल। अब आप मेरे को वापस बता दें, मानक वेस्टर्न सेल को काम में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या काम में ले लिया आपने? मानक वेस्टर्न सेल। एनोड किसका बना? सबसे नीचे पीटी के वायर हैं भाई, ये तो जुड़ेंगे आगे जाकर के। एनोड किसका बना बताओ? एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई एनोड से किधर चले गए बताओ? कैथोड की तरफ। अब कैथोड में इसको देखो आप, Hg2SO4 को। Hg2SO4 में क्या पता है? एक Hg+1, एक Hg+1 और एक क्या है? SO4-2। दूसरा क्या है यहां? मरकरी। ये तो चीजें हैं, 1 2 3 चीजें हैं। ये मरकरी भी उसी में काउंट हो गया। क्या क्या चीजें बताओ? Hg प्लस SO4-2। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किधर? चले गए यहां।
यहां जाने के बाद बताओ इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? ग्रहण वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब प्लस है माइनस प्लस, तो बताओ कौन ग्रहण करेगा? कितने Hg हैं? कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 ले लेंगे ना। ये दोनों Hg+1 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बताओ 2Hg में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं? उदासीन हो जाएंगे रे। दोनों Hg+1 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 मरकरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर गए बताओ? कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गए, कौन लेगा इनको? Hg2SO4। Hg2SO4 दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कौन? दोनों मरकरी। और दोनों मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएंगे? 2Hg में। बच गया कौन? SO4-2। सही है। एनोड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन त्यागेगा? Cd। कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, कौन? Hg2SO4 में से Hg ले लेगा। नेट रिएक्शन के लिए क्या करें? दोनों को जोड़ दें, ये नेट हो गई। सही है भाई। सेल का सेल पोटेंशियल फिक्स होता है 1.0183 और जब तक ये सेल काम करेगा इतना ही रहेगा। कितना? ठीक है। उसके नीचे आपके पास क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने कहा था इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? कम या ज्यादा? बहुत कम होता है। कितना? -0.1234 -0.1234। सही है कि नहीं? हो गया ना याद? 0.1234 ये इसका सेल पोटेंशियल है जो कम होता है। ये हो गया भाई आपके पास मानक वेस्टर्न सेल। एच शेप की नली है, क्या क्या भरा हुआ है ये बताना आपको। ठीक है। उसके बाद क्या बतानी है? इसकी सेल रिएक्शन। एनोड बताओ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? Hg2SO4। ठीक है ना? ये इसकी रिएक्शन हो जाएंगी, सेल पोटेंशियल वगैरह हो जाएगी। ठीक है। अब अपन ये मानक वेस्टर्न सेल वगैरह ये काम में क्यों ले रहे हैं मैं उसकी बात बताता हूं, ध्यान दे भाई। मेरे पास क्या है? एक अननोन सेल है। क्या है? एक अननोन सेल, और मैं उसका सेल विभव का मापन करना चाह रहा हूं। हाँ, मास्क नहीं लाया ना तो भग जाए ऐसे। पहले वो पकड़ा जाए, चाय रुक दिए। अब बोल मत कि कोरोना फ्रोन हो तो चाय मोर गिरेगा वो, है ना भाई? तो क्या क्या बताओ, हो गया ना ये? है वो चलना तो कोई बात नहीं। तेरी तो चार्ज है ना, देखो भाई इधर ध्यान दे, तेरी चार्ज है ना, इसकी बैटरी इसके फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मेरी तरह डबल बैटरी है। देखो भाई मानक वेस्टर्न सेल की बात करें अपन, हो गया ये? वर्णन करना है, क्या बताना बताओ? हो गया ये? अपन ये मानक वेस्टर्न सेल को काम में ले क्यों रहे हैं उसकी बात करें। अपन क्या करना चाह रहे थे बताओ? अपन विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाह रहे थे, और उसके लिए अपन क्या करें भाई? ये देखो भाई, मेरे पास एक सेल है X। कौन सा सेल है? X। मैं क्या करना चाह रहा हूं बताओ? इस सेल X का सेल विभव ज्ञात करना चाह रहा हूं। X का तो पहले क्या करूंगा बताओ? पहले करूंगा कि ये सेल काम करना बंद कर दे। तो सेल काम बंद करना कब करेगा? जब बाहर से बराबर का पोटेंशियल विपरीत दिशा में लगाओगे, सेल काम करना बंद कर देगा। सही है कि नहीं भाई? सबसे पहला काम होता है इसको, सेल को काम कराना बंद करो। ठीक है। और ये ऊपर ये लकड़ी का तख्ता है, विभव मापी फिजिक्स के लैब में देखा होगा, लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें तार लगे हुए रहते हैं भाई। पीटी IR प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का तार होता है ये, जो बिछा हुआ रहता है उस पर। उसके ऊपर एक
जोकी होती है जिसको आप किसकाते हैं उसके ऊपर, एक जोकी पेन टाइप ही मान लें आप, पेन जैसा है, और उस पेन जैसे उस तार के ऊपर ऐसे किसकाया जाता है भाई। PTIR इसलिए काम में लिया जाता है कि और कोई तार काम में लेते तो थोड़े दिन वो घिस जाता, इसलिए ऐसी मेटल काम में ली जाती है, ऐसी मिश्र धातु काम में ली जाती है जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, इसीलिए क्या काम में ली जाती है बताओ। तो विभव मापी में PTIR का यूज समझ में आ गया भाई, बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए। तो ये A से लेकर B एक वायर है जो किसका बना बताओ, PTIR का वायर, और इस PTIR के वायर के पास लगा हुआ एक फुट्टा लंबाई नापने के लिए। तो ये फुट्टा लगा हुआ है, ये वायर लगा, फुट्टा लगा हुआ रहता है उस पर देखना चाह करके, ठीक है, फुट्टा, और उसके बगल में क्या लग रहा है, एक वायर। ये मैंने C जोड़ दिया, एक सीसा संचायक सेल है, X क्या एक अननोन सेल है, और ये S आपके पास है मानक वेस्टर्न सेल, ठीक है भाई। दूसरी बात, यहां पर मैं विभव मापी काम में ले रहा हूं, वोल्ट मीटर काम में नहीं ले रहा, उसके रीजन में पहले समझ में आ गया, क्योंकि यहां सेल काम करना बंद कर देगा, और सेल काम करना बंद कर देगा तो वोल्ट मीटर काम में नहीं आएगा भाई। अब अपन क्या करते हैं भाई, X को सर्किट में ले लेते हैं, S नहीं जोड़ रहा अभी, और इस X को सर्किट में ले करके गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके कुंजी जोड़ दी, और उस कुंजी को ये जोकी सॉरी इस जोकी को तार AB पर किसकाया जाएगा, और AB पर किसकाया जाएगा। तो मान लो सपोज बिंदु D पर शून्य विक्षेप आ गया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लग जाएगी ऐसे, जो इसको किसकाओगे ना हिलने लग जाएगी, और D पर जाकर के आपको क्या मिल जाएगा बताओ, एक शून्य विक्षेप मिल जाएगा पॉइंट D पर, ठीक है भाई। आप लंबाई नाप लेना A से लेकर के D तक की, कौन सी लंबाई, A से D तक की। अब ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई और सेल X के सेल विभव EX में क्या संबंध होगा, ये EX समानुपाती होगा AD की लंबाई के। EX क्या है दोबारा बताओ, X सेल का सेल विभव, X सेल का किसके समानुपाती होगा, AD की लंबाई के। आप EX नहीं ज्ञात कर सकते, आप AD की लंबाई तो ज्ञात कर सकते हो ना फुट्टे से, AD की लंबाई ज्ञात कर लिया आपने। अब आप क्या करो, यहां से ये कनेक्शन हटा दो, ये बड़ा, और अब जोड़ दो किसको, S को जोड़ दो गैल्वेनोमीटर के साथ। S क्या है, मानक वेस्टर्न सेल है, तो मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ दो, फिर किसका हो इसको। अब मान लो बैलेंस पॉइंट मिला कहां, ED प्राइम पर, ठीक है। ES समानुपाती होगा AD प्राइम के, बोलो सही कि नहीं। A से लेकर के D ये लंबाई किसके समानुपाती होगी, EX के। EX का मतलब X का सेल विभव है, X का सेल विभव समानुपाती होगा AD की लंबाई के, और S का सेल विभव समानुपाती होगा AD प्राइम की लंबाई के। दोनों हो गए। दोबारा बताओ ये लंबाइयां कैसे ज्ञात की। मेन बात यहां पर विभव मापी में दो लंबाइयां ज्ञात करने की है। पहली लंबाई कौन सी, AD, और दूसरी कौन सी, AD प्राइम। लंबाइयां आपने कैसे ज्ञात की बताओ। जोकी को तार पे किसका दिया रहे, और जोकी को तार पे किसका के शून्य विक्षेप देख लो, क्या देख लो, लंबाइयां ज्ञात कर सकते हो। पहली लंबाई जब X सर्किट में हो, पहली लंबाई जब X सर्किट में हो क्या आएगी बताओ, AD। और अब आप कहेंगे EX समानुपाती AD की लंबाई। EX समानुपाती AD की लंबाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बताओ आप, X को सर्किट से हटा देंगे और S को जोड़ देंगे, फिर लंबाई कौन सी याद कर लेंगे बताओ आप, AD प्राइम, ये AB डैश। ES समानुपाती, दोनों आ गए आपके पास, कौन कौन सा आ गया, EX, और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, क्या जाएगा बताओ, EX बटा ES बराबर AD की लंबाई बटा AD प्राइम की लंबाई।
बोलो भाई, आपको निकालना है क्या है दोनों में से? ई एक्स निकालना है, ई एस नहीं निकालना। ई एस नॉन है 1.0183। थोड़ी देर पहले बताया था ना मानक वेस्टर्न सेल का, मानक वेस्टर्न सेल का कितना होता है? 1। तो ई एस फिक्स है, ई एस को परली तरफ ले जाओ, क्या निकाल लो? एडी कहां से आएगी? फुट्टे से रे। एडी प्राइम कहां से आएगी? फुट्टे से। और ई एस कहां से आएगा? बोलो, मानक वेस्टर्न सेल का है 1 पॉइंट, सारी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा बताओ? बताओ ई एक्स क्या याद कर लिया आपने भाई? क्या याद कर लिया? किसी भी अज्ञात सेल का सेल विभव याद कर लिया भाई, अज्ञात सेल का सेल विभव याद कर लिया। क्या काम में लेकर? मानक वेस्टर्न सेल काम में लेकर। और मानक वेस्टर्न सेल इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि मानक वेस्टर्न सेल की 3 खास बातें मैंने आपको, सही है भाई? टॉपिक डालें। विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन। ठीक है भाई, लिखो भाई, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल को काम में लेने पर निम्न 3 समस्याएं आती हैं। निम्न 3 समस्याएं आती हैं। तीनों समस्याएं लिखते हैं। सांद्रताएं चेंज हो जाएगी भाई, वोल्टेज भी चेंज होगा। अनुत्क्रमणीय होते हैं और ताप गुणांक कुछ होता है। पुनरुत्पादनीय, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल, और नीचे लिख देना ये समस्याएं मानक वेस्टर्न सेल काम में लेने पर नहीं आती। भारत में समस्या है ये, झीम रहा होता खुद, लाडू चाहिए खुद को। अरे लाडू बढ़ेगा, लाडू डालना, लाडू चाहिए खुद को है। लाइट खुद की कम है तो इसकी तो समस्या दूर है, चश्मा लगा रखा है तो। हटाओ भाई। नीचे लिखें, सेल विभव ज्ञात करने के लिए, सेल विभव ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर काम में नहीं लेते क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ठीक है। अब एक
ये दोनों में अंतर नहीं लिखवाया था क्या मैंने आपको? विभवांतर और शैल विभव में नहीं लिखवाया ना? तो कॉपी के ऊपर आप ऐसा कर दें, ऐसे कर दो, देखो विभवांतर इधर तो, और उसके जस्ट नीचे शैल विभव। 2 लाइन इसमें लिखवाऊंगा, 2 लाइन इसमें लिखवाऊंगा। विभवांतर क्या है बताओ? इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब करंट फ्लो हो रहा हो, लिख दो विभवांतर में। कॉपी के ऊपर विभवांतर के आगे तीर लगा के लिख दो, इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब धारा बह रही हो, ठीक है, कॉमा वोल्ट मीटर से मापते हैं, कॉमा वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से मापा जाता है भाई विभवांतर, ध्यान रखना। ठीक है, और शैल विभव में लिख दो, शैल विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब करंट फ्लो नहीं हो रहा। किससे मापते हैं? विभवमापी से, लिख दो। ये दोनों में डिफरेंस हो गया भाई, इसलिए अब आपको पता लग गया होगा कि आप वोल्टमीटर क्यों काम में नहीं लेते, क्योंकि वोल्टमीटर किसको मापता है? वोल्टमीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, ध्यान रखना, जब करंट फ्लो हो रहा हो, बह रहा हो। अरे नीचे वाले में तो उल्टा करके लिख दोगे, ऊपर वाली लाइन लिखवाई थी मैंने, ठीक है। वापस आ जाओ नीचे वहीं, विभवमापी। अरे वोल्ट मीटर किसको मापता है? और विभवमापी, ठीक है। तो यहां आप क्या लिख रहे हो? नीचे आ जाओ वापस, क्या लिखा आपने? शैल विभव को वोल्टमीटर से नहीं मापा जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर किसको मापता है? नीचे लिखें, अतः शैल विभव मापी द्वारा पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत काम में लेकर, पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत काम में लेकर मापा जाता है। पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत काम में लेकर मापा जाता है। पूरा का पूरा मेजरमेंट नहीं पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना आपसे कि भाई पूरा का पूरा वर्णन करो इसका, इसमें से नीचे से अंदर से लाइनें निकालेगा भाई, ठीक है, ये ध्यान रखें। नीचे लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर, जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी दूसरे सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगा दिया जाए तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता और इस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर
सेल विभव कहलाता है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर सेल विभव कहलाता है। ठीक है, नीचे लिखें उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। डायग्राम बना दो भाई, डायग्राम ले जगह छोड़ बाम बनाना, नीचे लिखें इसमें लिखो C बराबर, C क्या है इसमें, सीसा संचायक सेल, जो अपनी बैटरियां आती हैं। C बराबर लिखें सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, अपनी जो बैटरियां आती हैं उनको सीसा संचायक सेल बोला जाता है। X बराबर लिखो अज्ञात सेल जिसका सेल विभव ज्ञात करना है, अज्ञात सेल जिसका सेल विभव ज्ञात करना है। और S बराबर मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, सिंपल लिखूंगा भाई, इसमें कोई वर्णन नहीं करना। परिपथ को चित्रानुसार सेट किया, उसके बाद क्या करूंगा मैं, X को परिपथ में लेकर जो कि को AB पर किसकाएंगे, बैलेंस पॉइंट ज्ञात कर लेंगे बस। ठीक है, तो लिख दें सेल X को परिपथ में लेकर, सेल X को परिपथ में लेकर जो कि को तार AB पर किसकाते हैं, जो कि को सर्पी संपर्क भी बोल देते हैं भाई इसको, जो कि को तार AB पर किसकाते हैं, बिंदु D पर, बिंदु D पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, संतुलन बिंदु, बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे लिखें लंबाई AD ज्ञात कर लेते हैं, नीचे लिखें लंबाई AD ज्ञात कर लेते हैं। अरे AD ज्ञात कर लेंगे, लंबाई फुट्टा से नाप, सही है। अब क्या होगा बताओ, EX समानुपाती AD की लंबाई, लिख दो नीचे EX समानुपाती AD की लंबाई। ठीक है, अब नीचे लिखें, अब X को हटाकर S को परिपथ में लेते हैं। बिल्कुल सिंपल लिख रहे हैं अपन भाई, कोई किसी प्रकार की वो नहीं कर रहे अपन। X हटा देंगे, S को ले लेंगे और जो कि को बोलो तार AD पर किसका कर, जो कि को तार AB पर किसका कर, AB पर किसका कर, बैलेंस पॉइंट D प्राइम प्राप्त कर लेते हैं, संतुलन बिंदु D प्राइम प्राप्त कर लेते हैं। क्या किया रे, इधर उधर मत देखो किसी की कॉपी में, नहीं इंतजार करो मैं दोबारा बोलूंगा। क्या किया बताओ, सिंपल लैंग्वेज में लिखो खुद की में ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। X को हटा दिया और S को ले लिया, जो कि को तार AB पर किसकाया, बैलेंस पॉइंट B पर प्राप्त हुआ। अब नीचे लिख देंगे क्या, AD प्राइम ज्ञात कर लेते हैं, नापोगे तो सोई, AD प्राइम ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई AD प्राइम ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई AD प्राइम ज्ञात कर लेते हैं। अब लिखो नीचे क्या, ES समानुपाती AD प्राइम की
लंबाई। अब आपके पास दो समीकरण होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भाई, दोनों के एक दो नाम दे दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर 1 में 2 का भाग दे दो और ई एक्स निकाल लो। इक्वेशन 1 में 2 का भाग देने पर भाग दे दो और निकालो ई एक्स। देखा 1 में 2 का भाग दे करके ई एक्स निकाल लें। आ गया ई एक्स बराबर आ गया एडी बटा एडी प्राइम गुणा ई एस। ठीक है, और नीचे लिख दें ई एक्स बराबर क्या है बताओ, एक्स सेल का सेल भी हो, ई एस क्या है बताओ, मानक वेस्टर्न सेल का सेल भी हो। ई एक्स क्या है, ई एस क्या है, लिख दो भाई। ई एक्स तो एक्स का सेल विभव या ज्ञात का सेल विभव, और ई एस मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव। और नीचे लिख दें इस सूत्र द्वारा ई एक्स ज्ञात कर लेते हैं, और ये बना दे डायग्राम भाई। फिर एक बार दोबारा सुन ले, बड़ा सिंपल है, ओए सुन ले एक बार। किसी प्रकार का कोई वो है ही नहीं इसमें, ये तो विभव मापी है ही, और ये उसका तार लगा हुआ कौन सा, ए बी। एक्स क्या है, अज्ञात सेल जिसका सेल विभव ज्ञात करना, तो उसको जोड़ दिया और जोड़ करके उसको तार ए बी पे किसका होगे, ए डी लंबाई ज्ञात कर लोगे। फिर उसके बाद एक्स को उठा दोगे और एस को जोड़ दोगे, फिर क्या याद कर लोगे, एडी प्राइम, इसका पोटेंशियल एडी के समानुपाती होगा, इसका पोटेंशियल एडी प्राइम के समानुपाती होगा। हो गया भाई। अब आप लिखें मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल मानक वेस्टर्न सेल। ठीक है, नीचे लिखे इसमें मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल
के निम्न अभिलक्षण हैं, मानक वेस्टर्न सेल के निम्न अभिलक्षण हैं, मानक वेस्टर्न सेल के निम्न अभिलक्षण हैं, वही तीनों अभिलक्षण हो जाएंगे। लिख दो तीनों अभिलक्षण। कौन कौन सा? स्थिर वोल्टेज देगा, और क्या होंगे ये? उत्क्रमणीय होंगे, और इनका ताप गुणांक निम्न। लिख दो तीनों। लिख दिया भाई। अब उसके नीचे लिखें, डायग्राम को जगह छोड़ो, नीचे लिखें, डायग्राम का जगह छोड़ करके नीचे लिखें लिखो मानक वेस्टर्न सेल मानक वेस्टर्न सेल एक एच आकार की कांच की नली है। ठीक है, फिर नीचे लिखें लेफ्ट साइड, ये एल है भाई, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाले भाग में, लेफ्ट साइड वाले भाग में लिख दो भैया आगे, बस डायग्राम देखना, डायग्राम बताना। लेफ्ट साइड भाग में क्या क्या रखा हुआ है? सबसे नीचे ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, और उससे ऊपर ये भरा रहता है। लिख दो। सबसे नीचे क्या है? सीडियम अमलगम, उससे ऊपर CdSO4 डॉट 8/3H2O, उससे ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलयन भाई, ऐसे लिख दो। लिख दिया? दूसरे वाले में लिख दो तब। राइट साइड वाले में सबसे नीचे क्या, उससे नीचे क्या, उससे ऊपर क्या, लिख दो। या ऊपर से जाओ, सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। लिख दिया भाई? तो एच आकार की नली है जिसके लेफ्ट साइड ये भरे हुए हैं और राइट साइड ये भरा हुआ है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है AC पहले एनोड फिर कैथोड। तो एनोड किसका होगा? CD का या मरकरी का? तो इधर CD वाले साल्ट होंगे, उधर मरकरी वाले होंगे भाई। ठीक है ना? अभिक्रिया लिख दो। लिखो सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया।
एनोड पे लिखो, एनोड किसका बना हुआ है, एनोड किसका बना है, तो सीडी के बगैर लिखो, देखा सीडी की रिएक्शन लिख दें, सीडी का ऑक्सीकरण कर दिया, सीडी से सीडी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस पे चल जाएंगे, कैथोड की रिएक्शन लिख दूं, कौन लेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को, Hg2SO4, Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मरकरी बन जाएगा और SO4 माइनस 2 रह जाएगा। नेट लिख दो, नेट लिख दो, ये नेट है और क्या, जोड़ दो दोनों को, लिख दिया भाई, जल्दी कर दो, दोनों को जोड़ दो रहे। अब क्या लिख दो इसका, सेल पोटेंशियल और टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख दें, सेल पोटेंशियल लिख दो, टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख दो। और फिर डायग्राम बना दे भाई, सेल विभव 1.0183 वोल्ट और ताप गुणांक कितना, -0.12345 वोल्ट पर केल्विन, वोल्ट पर केल्विन, 1.0183 और बढ़ा दो भाई।